Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss very important topic, that is how to find the sum of series or limiting value of sequence of the form summation. मीन्स अगर कोई सीक्वेंस दिया है सम के फॉर्म में, उसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे और किसी सीरीज का सम कैसे फाइंड करना। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आईआईटी एग्जाम की बात हो, आईआईटी एग्जाम में भी यूज होता है। इसके अलावा आप सीएसआईआर नेट में, गेट, एनबीएचएम में तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप आईआईटी जेईई के लिए भी कर रहे हैं तो वहां पे भी ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो स्टूडेंट के डिमांड पे मैं ये लेक्चर लेके आया हूं कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज का सम कैसे फाइंड कर सकते। काफी स्टूडेंट के मुझे मैसेज आए थे कि सर एक ऐसा वीडियो लाओ जिसमें किसी भी सीरीज का, अगर हम सीरीज को देख के कैसे उसके सम को फाइंड कर सकते। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर देखने के बाद आप किसी भी सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था जिसमें 100 से ऊपर क्वेश्चन थे। तो जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुआ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज और द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म समेशन। नाउ जो पहला मेथड है जो आप 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ते हो, सीक्वेंस में या फिर लिमिट में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग स्क्वीज थ्योरम कहते हैं या फिर सैंडविच थ्योरम कहते हैं। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है सैंडविच, सैंडविच का मतलब क्या होता है, जैसे आप सैंडविच खाते होंगे, जैसे पेटिस पे कहते हैं कुछ लोग, तो दो ब्रेड के बीच में हम जो भी उसका मसाला होता है या फिर जो आलू वगैरह जो भी रहता है वो हम लोग उसको दो ब्रेड के बीच में रखते हैं, तो उसके बीच में सैंडविच होता है। तो ऐसे ही उसी वर्ड से हमारे पास एक सैंडविच थ्योरम है। तो सैंडविच थ्योरम का यूज करके भी हम सीक्वेंस अगर वो समेशन के फॉर्म में है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सैंडविच थ्योरम के अगर स्टेटमेंट को समझे, वो ये कहता है कि मान लो अगर हमारे पास दो सीक्वेंस गिवन है an, cn और dn। अब सपोज इसमें लिमिट अप्लाई कर दे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहां पे भी सपोज ये लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहां पे एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cn। अगर कोई लिमिटिंग वैल्यू dn इन दोनों लिमिटिंग वैल्यू के बीच में आ रही है, मतलब dn जो सीक्वेंस है वो an और cn के मिडल में आ रहा है, यानी कि वो सैंडविच हो रहा है। अब अगर सपोज इसकी लिमिट है L1 और इसकी लिमिट है सपोज L2, अब मान लेते हैं दोनों की जो लिमिटिंग वैल्यू है यानी कि L1 की वैल्यू L2 के इक्वल, सपोज एक L वैल्यू आ जाएगी। अगर दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम है और वो वैल्यू क्या होगी, सपोज L लिमिट आ रहा है, तो ये जो बीच में सैंडविच हो रहा है ना dn, इसकी लिमिट वैल्यू भी क्या हो जाएगी L। इस थ्योरम को हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। अब ये सैंडविच थ्योरम को जो हम यूज करते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए जो हम स्कूल सेक्शन में पढ़ते हैं कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो जो टोटल वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अब समझते हैं, ये आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है। एक ऐसा सीक्वेंस जो दो सीक्वेंस के बीच में हो, यानी कि वो सैंडविच करता हो, तो अगर जो an और cn के लिमिटिंग वैल्यू अगर सेम हो जाए, यानी कि L1 L2 सेम हो जाए, जहां पे L1 an सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू है, L2 cn सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू है, तो जो लिमिटिंग वैल्यू होगी bn की, यानी कि जो लिमिट होगी इस सीक्वेंस की, वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, L के इक्वल। तो ये हमारे पास स्क्वीज थ्योरम, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना या फिर आपको नंबर रहेगा, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन मैं देता हूं, बाकी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आप सेम टेक्निक का यूज करके किसी भी सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमें एक वैल्यू निकालनी है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहली वैल्यू है 1/√n²+1, सेकेंड है 1/n²+2 और ये सॉल्व अप टू 1/n²+n, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस हो गया। तो इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे हमें सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर a3 की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, बट अगर इसी का हम रेसिप्रोकल ले लें यानी कि a1/a2, तो ये साइन चेंज हो जाती है। अब 1/2 ग्रेटर देन 1/3, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एक डिनोमिनेटर की वैल्यू जितना ग्रेटर करेंगे तो टोटल वैल्यू उतनी डिक्रीज होती है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हमें यहां करना है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब जैसे ध्यान से दो, ये मेरे पास n²+1 है। अब ये वैल्यू बढ़ रही है ना, तो अगर सपोज ये सीक्वेंस में 1, 2 से लेके n तक जा रहा है, तो अगर मैं सीक्वेंस को an इसकी वैल्यू अगर हर बार 1 लिख दूं, मतलब नीचे की वैल्यू मैं कम कर रहा हूं, तो मतलब जो मेरी नई वैल्यू आएगी वो इससे ग्रेटर देन होगी। यानी कि अगर मैं सीक्वेंस को लिखूं तो 1/n² + 1 प्लस 1/n² + 1, फिर से ये लिखना। अब नीचे की वैल्यू में डिक्रीज कर रहा हूं, दैट मीन्स ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देयरफॉर प्लस सॉल्व अप टू 1/n² + 1, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है अगर इनका सम करेंगे तो ये इससे ग्रेटर होगा। क्यों? सिंपल हमने इनइक्वालिटी का यूज किया है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी कम होगी वो टोटल वैल्यू यानी कि जो टोटल वैल्यू होगा वो उतना इंक्रीज होगा। अब अगर इसे ऐड करेंगे तो कितने टर्म्स है, ये n टर्म्स है, तो देयरफॉर n/√n² + 1 हो गया। तो मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं n² यहां से कॉमन लेता हूं तो बाहर मेरे पास n कैंसिल हो जाएगा और रूट में 1 + 1/n² होगा। तो देयरफॉर ये आ गया रूट में 1/n² + 1, यानी कि जो an की वैल्यू है वो लेस देन है 1/√1 + 1/n²। तो ये वैल्यू आप नोट करो, मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। तो ये आप सबको नोट करना है। तो यहां पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन आ गई 1/√1 + 1/n², ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं इसके आखिरी टर्म ले लेता हूं। अब अगर हर एक टर्म में मैं n लिख दूं, मतलब मैं नीचे की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो n। अगर हर एक टर्म को मैं n लिख लूं, मतलब ये जो पूरा टर्म होगा वो लेस देन हो जाएगा सीक्वेंस से। क्यों? क्योंकि नीचे के टर्म्स को मैं डिनोमिनेटर के टर्म्स में वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं। यहां पे 1 है बट इसके बेस पे भी n लिखेंगे, यहां पे 2 है बट इसके बेस पे भी n लिखेंगे। तो देयरफॉर जो an की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, ये सारे टर्म्स में क्या लिखना है, n² + n, n² + 1, सॉल्व अप टू n² + n। तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, n/√n² + n। अब यहां से भी सेम, अगर हम n² को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास n/n रूट में 1 + 1/n, क्योंकि n² यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पे भी n² होना चाहिए, तो 1n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये कैंसिल होकर हमारे पास आ गया रूट में 1 + 1/n। अब हो गया, अब लिमिट अप्लाई कर दो, क्योंकि यहां से जो सीक्वेंस है ये वैल्यू लेस देन है, किससे लेस देन है, 1/√1 + 1/n। तो मतलब ये समझ में आ गया कि ये जो सीक्वेंस की वैल्यू है ये इसके बीच में सैंडविच कर रहा है। तो स्क्वीज थ्योरम या फिर हम उसे सैंडविच थ्योरम कह सकते हैं, उस थ्योरम की यूज करके अगर ये दोनों की लिमिटिंग वैल्यू अगर सेम होगी तो वो किसके इक्वल होगा, an के लिमिटिंग वैल्यू। अगर सपोज डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट हो गया मीन्स ये मेथड फेल हो गया, इस मेथड का नहीं यूज करना है। बट अगर ये दोनों सीक्वेंस, बताइए जो सीक्वेंस है अगर किसी फाइनाइट वैल्यू के बीच में आ रही है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि उसकी बिहेवियर ये कि इसके लिमिटिंग वैल्यू किसी दो फाइनाइट वैल्यू के मिडल में। बट अगर इक्वल होगी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। तो अब ध्यान, अब अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो देयरफॉर अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
1 अपॉन रूट में 1 प्लस 1 का n less than the limiting n tends to infinity, a n is less than the limiting n tends to infinity 1 upon root में 1 plus 1 by n square। अब अगर ये सपोज हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू होगी तो देयरफॉर अब अगर इसमें हम 1 बाय लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 और रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस 0 कितना होगा 1, ये भी 1 है तो ये सपोज मेरे पास l हो जाएगा और ये भी क्या है इसकी वैल्यू भी 1 क्योंकि ये टर्म्स 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 पुट करेंगे और 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, मतलब ये भी आंसर कितना आ रहा है 1। अब कोई भी वैल्यू अगर सेम वैल्यू के बीच में आ रही है देयरफॉर ये जो l हो जाएगा वो 1 और l क्या है हमारे पास a की लिमिटिंग वैल्यू, तो देयरफॉर जो इसका आंसर हो जाएगा वो 1। बट अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ ये कह सकते थे कि सपोज यहाँ पे हाफ आ जाए तो हाफ से और 1 के बीच में इसके लिमिटिंग वैल्यू होगी, मतलब ये कन्वर्ट करेगा, बट कहाँ कन्वर्ट करेगा ये नहीं पता होता। बट हम ये कह सकते हैं ये कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस या कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसका यूज करके हम इस सीक्वेंस का जो कि एक समेशन के फॉर्म में है उसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा मेथड नंबर 1। इसका नाम क्या है, इसे हम कहते हैं स्क्वीज और सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, इसका नाम है स्क्वीज थ्योरम और सैंडविच थ्योरम। बाय यूजिंग द स्क्वीज एंड सैंडविच थ्योरम वी कैन फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सीक्वेंस विच इज द फॉर्म ऑफ समेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेथड नंबर 1। अब इसके अलावा इसमें टोटल 7 एग्जांपल है, तो वो सब आपको होमवर्क में करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो या फिर आप डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर जो भी ये फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो वो स्टार्टिंग के जितने भी वीडियोस हैं जो हमारा 60 डे चैलेंज चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाके 60 डे चैलेंज की वीडियो देख सकते हैं। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जैसे कि वो चाहे गेट के हो, IIT जैम के हो, मोस्टली उसमें CSI या नेट के होंगे क्योंकि नेक्स्ट मंथ में हमारा CSI या नेट का एग्जाम होगा और उसके बाद हम सेपरेट एक स्टार्ट करेंगे सेशन जिसमें हम IIT जैम और गेट NBHM के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वीज और सैंडविच थ्योरम। जो नेक्स्ट थ्योरम है ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उस पर हम सिर्फ क्वेश्चंस को देख के विद इन सेकेंड उसका आंसर बता सकते हैं, जिसका नाम है कॉची फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। अब ये कॉची का इतना इंपॉर्टेंट रोल है ना मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे हम रियल एनालिसिस की बात करें या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें, इतना इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारे किसी भी कैलकुलेशन को इतना स्पीड कर देता है क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कॉची थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है मैथमेटिक्स के अंदर जिसका यूज करके हम कैलकुलेशंस को बहुत इजी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशंस के कितने भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को सिर्फ हम एनालिटिक फंक्शंस और कॉची थ्योरम का यूज करके हम उसे इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कॉची का फर्स्ट थ्योरम है, कॉची का सेकंड थ्योरम है, इसके अलावा सीक्वेंस में भी कॉची सीक्वेंस होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो सेकंड मेथड हम डिस्कस करते हैं, मेथड नंबर 2। तो जो मेथड नंबर 2 है वो क्या है हमारे पास, कॉची का फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। हालांकि कॉची का सेकंड थ्योरम भी है बट वो समेशन के फॉर्म में नहीं होता है। तो आज के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो सारे सीक्वेंस या वो सीरीज जो कि समेशन के फॉर्म में, सीरीज तो ऑलरेडी समेशन के फॉर्म में होता है, तो वो सीक्वेंस जो कि समेशन के फॉर्म में उनका हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये सीक्वेंस क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू अगर L आ जाए, मान लो कोई भी एक सीक्वेंस है, अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर एक फाइनाइट L है वेयर L इज सम फाइनाइट नंबर, इंफिनिटिव नहीं होना चाहिए, ये कोई एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो जो इसका एरिथमेटिक मीन होगा, अब एरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है कि A1 प्लस A2 प्लस स्मॉल अप टू AN अपॉन जितने टर्म्स होंगे उतने नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे अगर हम एवरेज निकालते हैं 2 नंबर का तो A1 प्लस A2 अपॉन 2, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी,
इस L के इक्वल आ गई। ऐसा कब? जब ये कुछ फाइनाइट लिमिट, अगर ये इंफिनिटी है तो ये भी इंफिनिटी, बट हाँ ये कन्वर्स टू नहीं होता है, ठीक है। तो आपको मुझे एक एग्जांपल बताना है कि एक ऐसा एग्जांपल जिसमें सारे अरिथमेटिक मीन तो एग्जिस्ट होता हो बट सीक्वेंस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ऐसा कौन सा एग्जांपल होगा कि जिसमें उसका अरिथमेटिक मीन एग्जिस्ट हो रहा है बट सीक्वेंस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो राइट डाउन कर दो, इसको नोट डाउन करना है कि अगर किसी सीक्वेंस की वैल्यू, ध्यान से समझना है, किसी सीक्वेंस की वैल्यू अगर L तो उसके अरिथमेटिक मीन की वैल्यू भी L होती है, ठीक। इसी तरीके से जो कॉची का जो सेकेंड थ्योरम है वो अरिथमेटिक मीन पे, कहीं उसको कॉची फर्स्ट थ्योरम का ही सेकेंड वर्जन कहते हैं और कहीं कहीं इसको कॉची का सेकेंड थ्योरम, कि इसकी अगर सपोज ये सीक्वेंस है तो जिसका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू भी सेम होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉची का फर्स्ट थ्योरम। तो अब इस सीक्वेंस से इस थ्योरम का यूज करके इतने कम टाइम में हम किसी भी सीक्वेंस के लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है जैसे कि 1 प्लस, और हाँ आपको जो पीडीएफ का सॉल्यूशन है एक बार तो आपको क्वेश्चन से बिना देखे करना है, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप उसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब टाइम कम है तो हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा और भी लेक्चर चलते रहते हैं, जैसे कि 60 डे चैलेंज का लेक्चर चल रहा है। तो इसके लिए हम सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को जो स्टूडेंट डिमांड करते हैं उसके हिसाब से हम लेके आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर ऐसे सीक्वेंस, जो कि मैं 60 डे चैलेंज में एक क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया हूं, कि अगर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन वाले, ऐसे बहुत स्टूडेंट की डिमांड है कि रिकरेंस रिलेशंस के जो सीक्वेंस होते हैं वहां पे डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो एक वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक वीडियो में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे जो क्वेश्चन है मैं आपको 60 डे चैलेंज में, जो आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 34, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, और हमको सारा मैट्रिक्स नहीं फाइंड करना है, तो शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि जिसका यूज करके किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं विद इन सम सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमें खाली एक दो वैल्यू निकाल, क्योंकि नेट के क्वेश्चन में मैट्रिक्स नहीं निकालना है, हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो आज का लेक्चर देखना ना भूले, लेक्चर नंबर 34, जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के यूज करके उसका मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर अलग अलग टाइप के हमारे पास बेसिस हो तो हमें सारा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं करना होता, हमें सिर्फ उसके ऑप्शन को देख के उसे एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि एग्जांपल है कि 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर सॉल्व अप टू 1/n स्क्वायर अपॉन n। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं इसमें, ध्यान दो। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आती है, मतलब तो टोटल की वैल्यू 0 आ जाएगी बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम। सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इसको देखो। अगर ये एग्जिस्ट हो रहा है बट ये इसी टाइप का होना चाहिए कि 1 से लेके 1/n, आखिरी सीक्वेंस की वैल्यू अगर L आ रही है, जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा, यानी कि उसके n टर्म को सम करके, जितने टर्म को सम कर रहे हैं उसको n से डिवाइड कर देंगे, तो उसका आंसर 0। सिंपल है, कुछ इसमें प्रॉब्लम है नहीं। तो देयरफॉर द सीक्वेंस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस सीक्वेंस इज 0। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, तो आप लोग पीडीएफ से देख सकते हैं, ठीक है। अब मेथड थर्ड जो कि है सेशारो थ्योरम, ठीक है। अब ये तो काफी सिंपल है कि अगर दो सीक्वेंस दिया है तो इस थ्योरम में क्या करना है, ये भी ठीक इसी तरीके से। अब दो सीक्वेंस दिए, जैसे कि मान लो ये an सीक्वेंस है और ये bn सीक्वेंस है। अगर सपोज मैं इसकी वैल्यू निकालूं लिमिट n टेंड्स टू, अगर सपोज इस सीक्वेंस की वैल्यू a है और a वेयर a इज अ सम फाइनाइट नंबर, मतलब एग्जिस्ट होगा। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं bn की लिमिटिंग वैल्यू निकालूं और bn की लिमिटिंग वैल्यू सपोज b है और दोनों एक फाइनाइट लिमिट है, तो देन जो लिमिटिंग वैल्यू होगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a1 bn a2 bn-1 solve up to an b1
अपॉन एन, जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो a इंटू बी आ जाएगा। तो इस थ्योरम में क्या करना है, आपको दो सीक्वेंस ढूंढने हैं, an सीक्वेंस और bn सीक्वेंस। अगर सपोज an सीक्वेंस की वैल्यू कुछ फाइनाइट लिमिट a आ रही है और bn सीक्वेंस की सपोज फाइनाइट वैल्यू b आ रही है, तो जो इस तरीके का सीक्वेंस होगा कि a1 से लेके an तक और ये यहाँ b1 से लेके bn तक, और उसका एरिथमेटिक में नहीं कह सकते, इसको अगर हम n से डिवाइड कर दें तो इसकी जो वैल्यू होगी इसकी इक्वल आ जाएगी a इंटू b। तो ये सिंपल थ्योरम, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो सिंपल आपको कुछ करना ही नहीं होता। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम्स में आपके टाइम को सेव करते हैं, ठीक है। तो आपको जो नेट का मैं बता रहा हूं, आपको नेट के एग्जाम में ना शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएगा। बट अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन को बहुत टाइम दे रहा हूं, मेरे सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बट अगर मैं कॉन्सेप्ट वहां दिखा के उसे टाइम दे रहा हूं, मतलब कुछ मतलब नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें इंटरव्यू वगैरह में या फिर हमें डिस्क्रिप्टिव में दिखाना होता है। यहाँ पे हमें सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, बेसिक तो सारे क्लियर होने चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना चाहिए, प्लस उसके बाद हमारे स्पीड भी अच्छे होने चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज करो, आपके कॉन्सेप्ट के बाद आपका शॉर्ट ट्रिक यूज करना, ये याद रखना। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके बेसिक पूरी क्लियर होनी चाहिए और बाद में आप शॉर्ट ट्रिक यूज करो। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे कभी मत जाना, वरना कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सीएसआई या नेट वाले क्वेश्चन बहुत हार्ड दे देते हैं, तो वो टाइम पे कट ऑफ बहुत कम चली जाती है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक जो हर साल पूछे जाते हैं वहां निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। तो इस बार तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए अगर हम करेंगे तो वहां पे हम टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। जैसे इस तरीके से चल रहे हैं तो हम पूरा टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आया था IIT जैम का क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n minus 1, अरे हाफ रेस टू n, 1 by 2, 1 by 2 रेस टू n minus 1, एंड लास्ट में 1 by n 1 by 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो सीक्वेंस मिल रहा है, अगर मैं an सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करूं तो देखो यहां से 1 से स्टार्ट होके 1 by n तक जा रहा है, यानी कि जो an सीक्वेंस है वो 1 by n है, और bn सीक्वेंस को अगर मैं यहां से आइडेंटिफाई करूं तो ये क्या जा रहा है, जो bn सीक्वेंस है वो मेरे पास 1 by 2 रेस टू n है। अगर मैं इसके लिमिटिंग वैल्यू निकालूं तो 0 होगी, क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 by infinity 0, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो 2 रेस टू n, ये भी इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 0, तो जो दोनों की प्रोडक्ट होगी उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी इस सीक्वेंस का जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो भी 0। मतलब सिंपल कैलकुलेशन, वैसे एग्जाम में इतना भी नहीं करना होता, हाँ ये यहां से लेके यहां तक ये 0, यहां से लेके यहां तक ये 0, आंसर 0, टिक करो और निकालो, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बट फिर भी क्वेश्चन को समझना है, ऐसे नहीं पर थोड़ा क्वेश्चन को, क्योंकि आपके पास इतना भी कम टाइम नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि अगर मिस्टेक कर रहे हो तो आपके निगेटिव मार्क्स भी चले जाते, थोड़ा क्वेश्चन को टाइम देके मतलब समझने के लिए, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे मत, बट हाँ कॉन्सेप्ट को देख के इसे स्टिक करना, ठीक है। तो ये हमारा मेथड नंबर 3 था, ठीक है, ये हमारे पास मेथड नंबर 3। अब नेक्स्ट आता है मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 में रीमान सम, अरे और एक थ्योरम है स्टोल्ड थ्योरम। हालांकि ये जो स्टोल्ड थ्योरम है ये आपको क्वेश्चंस देख के अप्लाई करना है, कहीं कहीं पे क्वेश्चंस इसे हम यूज नहीं करते क्योंकि ये मोस्टली रैशनल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास रैशनल्स वाले टर्म है, तो अब ज्यादा हो सकता है तो स्टोल्स थ्योरम के बजाय मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं, उसमें आप देख सकते हो कि जैसे कि नेट में क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने ऑलरेडी वो करा भी चुका हूं हमारे 60 डे चैलेंज में, तो वहां पे आपको स्टोल्ड थ्योरम से अच्छा है कि आप वहां पे क्या यूज करो, सिंपल फैक्टराइजेशन यूज करो, ठीक है। मतलब फैक्टराइजेशन का एलिमिनेट करके और टेलीस्कोपिंग सीरीज का यूज करो, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे टेलीस्कोपिंग क्या होता है, या फिर सिंपल रैशनलाइजेशन करना है, बट ये आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन, अरे कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। तो जो मेथड नंबर 4 है वो क्या है, स्टोल्स थ्योरम।
अब स्टोक्स थ्योरम होता क्या है? स्टोक्स थ्योरम ये कहता है कि अगर मान लो पहली कंडीशन ये है, आपके पास एक बीएन सीक्वेंस होना चाहिए और बीएन सीक्वेंस ऐसे कि वो इंक्रीजिंग होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि ये जो बीएन है वो डाइवर्जेंस होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? डाइवर्जेंस टू इंफिनिटी। अब सीक्वेंस बीएन इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये सीरीज डाइवर्जेंस होनी चाहिए। और अगर सेकेंड सपोज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी xn माइनस 1 अपॉन yn माइनस 1, अगर इसकी वैल्यू लिमिट है तो देन जो लिमिटिंग वैल्यू होगी n टेंड्स टू इंफिनिटी xn अपॉन yn, इसकी वैल्यू भी एल हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टोक्स थ्योरम है जिसका यूज करके हम इस टाइप के सीक्वेंस का क्या फाइंड कर सकते हैं? लिमिट फाइंड कर सकते हैं। बट कंडीशंस क्या है कि ये जो yn सीक्वेंस है, यहाँ पे मैं सॉरी ए एन बी एन, तो यहाँ पे सपोज yn लिख देते हैं। ठीक है, अगर ए एन बी एन है तो bn लिख दो। वेरिएबल लास्ट टाइम ही बताया था कि डमी वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि yn टेंड्स टू, मतलब ये जो yn सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस थ्योरम का यूज करना है कि अगर xn अपॉन yn की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो yn क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए और yn डाइवर्जेंट होना चाहिए। और जो लिमिटिंग वैल्यू है, अगर इस लिमिट की वैल्यू l है तो जो टोटल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम सब मेथड नंबर 4 ना। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 4, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इजी भी हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लॉग वाला लेता हूं। ठीक है, क्योंकि लॉग में बच्चे लोग को बहुत डाउट होता है, जैसे कि लिमिटिंग एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है ये 18 है। ठीक है, तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/2 सॉल्व अप टू 1/n। अच्छा, ये सीक्वेंस में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कहीं इसे कॉची थ्योरम का यूज नहीं करना है, क्योंकि कॉची थ्योरम क्या कहता है कि 1 से लेकर सम तक तो लेना है, बट यहाँ पे n होना चाहिए, log n नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्लियरली यहाँ से bn आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं log n को देखूं तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी होता है, हमें पता होता है log n की ग्राफ कैसी होती है। अगर log x का ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। अच्छा, ये मैं log x की ग्राफ बता रहा हूँ, log n नहीं। log n यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, तो कंटिन्यूअस ग्राफ तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो log n एक सीक्वेंस है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस टू इंफिनिटी भी है, और यहां पे ये xn हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या निकालना है? लिमिट, तो मतलब फर्स्ट कंडीशन तो हो गया कि log n डाइवर्जेंस इंफिनिटी भी हो रहा है और log n इंक्रीजिंग भी है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn माइनस 1 अपॉन yn माइनस 1। ठीक होगा। अब ध्यान से देखना, पूरे xn टर्म में से, मतलब ये मेरे पास xn टर्म है और इसमें से मैं n-1 टर्म को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो टर्म्स बचेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वो तो सिर्फ 1/n ही बचेगा ना। मैं कह रहा हूं मेरे पास 10 टर्म है, उसमें से 9 टर्म माइनस कर दूं और बाकी के 9 टर्म सेम है, तो आखिरी टर्म में बचेगा 1/n। अब yn माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? log ऑफ n माइनस log ऑफ n माइनस 1। तो ये काम करते हैं, ऐसे तो लिख सकता हूं log n अपॉन n माइनस 1। अब अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें इंफिनिटी पुट करता हूं, अगर यहां पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। अब अगर मैं यहां से n कॉमन ले लूं और जब लिमिटिंग वैल्यू पुट करूंगा तो ये पता होगा आपको सीक्वेंस की वैल्यू क्या होती है। अगर यहाँ पे दोनों एक पॉलिनोमियल है सेम डिग्री का, तो उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं वही आंसर होता है। तो 1/1 क्या हो जाएगा? मतलब 1। तो देयरफॉर log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, मतलब ये हो गया 0। ठीक है, अब ये 0/0 फॉर्म का है और हमें पता है लिमिट के अंदर जब भी 0/0 फॉर्म होते हैं इसे हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। और ऐसे सीक्वेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं एल ऑपिटल रूल का। एल ऑपिटल रूल कुछ नहीं होता, इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड कर लो। डेरिवेटिव फाइंड करना, अब ध्यान से सुनना, 1/n का डेरिवेटिव, 1/n का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/n²।
1 बाय n का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय n स्क्वायर, log n अपॉन n प्लस 1 का डेरिवेटिव। एक काम करते हैं, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये n प्लस 1 है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 n माइनस 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ। माइनस 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे, सॉरी प्लस 1 है ना, क्योंकि माइनस 1 तो 1 कैंसिल 1, तो 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो जो भी टर्म्स है उसके इनवर्स में आता है ना, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो मतलब अगर ये टर्म्स है तो मैं इसे टर्म्स को ऊपर लेके आ जाऊंगा, तो ये टर्म मेरे ये आ रहा है, मतलब ये टर्म जो इस तरीके से होगा 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद जब मैं इसका डेरिवेटिव लिखा तो 1 का डेरिवेटिव 0, बस ये टर्म का फिर से डेरिवेटिव होगा बाय कंपोजिट रूल। तो अगर जब मैं इसका फिर से डेरिवेटिव करूं, अब याद रखना है हम नीचे डेरिवेटिव कर रहे, ऊपर डेरिवेटिव नहीं कर रहे, तो मतलब ये जो नीचे था तो इसका ऊपर चले गया, तो जब इसका फिर से कंपोजिट डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय n का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय n प्लस 1। अब अगर इसे हम सिंपल सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस n तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाले डिवाइड के डिवाइड में है, मतलब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, मतलब ये हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन ये n स्क्वायर नीचे है। और अगर मैं इसको भी सॉल्व कर दूं, एक काम करते हैं इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम लोग, मैं ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ये n माइनस है और यहाँ पे भी n माइनस है, और ये जब ऊपर चले जाएगा तो ये हमारा सीक्वेंस था कौन सा, n अपॉन n माइनस 1। अब एक काम करो, पहले चेक करो क्या ये यहाँ पे भी n की डिग्री कितनी है, 2, दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो थोड़ा अभी भी नहीं दिख रहा है, तो ये थोड़ा ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा है। तो ये n अपॉन n माइनस 1। अब ध्यान से देखो, इसके पास अगर मैं इसे बाहर निकालूंगा तो ये n स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ पे भी एक n है और दोनों की कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी n स्क्वायर है, यहाँ पे भी n है, मतलब ऊपर भी n के नीचे भी n के, और सबके पास कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो सिंपल सा टेक्निक यूज करके इस सीक्वेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए, और इसके अलावा जो क्वेश्चन है 90 20 तक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप उसका सॉल्यूशंस पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। तो ये था हमारा स्टोल्स थ्योरम, और कुछ क्वेश्चंस में वो नेट के क्वेश्चंस हैं जहां पे अगर रूट में है तो वहां पे ज्यादा हो सकता है, तो आप कौन सा यूज करो, वहां पे फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन का यूज करो, ठीक। तो ये मेथड हो गया हमारे स्टोल्स थ्योरम। अब सबसे इंपॉर्टेंट, तो आज जो हमारा सीक्वेंस समेशन के फॉर्म में अगर कोई भी सीक्वेंस है उसके लिमिटिंग वैल्यू निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स या मेथड कह सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए थोड़ा हमें इंटीग्रेशंस आने चाहिए, ठीक है। तो मैं अब आज को मेथड बता देता हूं, और इसके अलावा इससे रिलेटेड इतने एग्जांपल्स आ चुके हैं ना, क्वेश्चंस में इतने एग्जांपल आए हैं, चाहे वो डायरेक्टली इसके आए हों या फिर जब इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ते तो वहां पे भी इसका यूज होता है, और हर एग्जाम्स में इसका आता है, चाहे वो हमारा नेट का एग्जाम हो, CSIR, नेट, गेट, NBHM, और बहुत ही, और जैम में तो बहुत क्वेश्चंस के पूछते हैं, जिसका नाम है रीमान सम। रीमान सम का यूज करके हम सीरीज को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, जो कि हमारे 12th स्टैंडर्ड में भी उसका क्वेश्चन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, इसको मैंने उसमें भी लिखा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है बाय यूजिंग रीमान सम। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, वेरी। अब ये रीमान सम मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से बता देता हूं, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 21, ठीक है। लिमिटिंग n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n प्लस 1, 1 बाय n प्लस 2, सॉल्व अप टू 1 बाय n प्लस 3, ठीक है, ये सीक्वेंस है।
ठीक, ये यहाँ पे कहां तक जा रहा है, एन टर्म तक जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसे करते कैसे। एक काम करो, पहले इसे सीरीज के फॉर्म में लिख दो, कि ऑलरेडी आपने 12th में भी देखा होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसे अगर हम समेशंस के फॉर्म में लिखें, अब याद रखना है इसमें एक टर्म तो n के टर्म्स में होना चाहिए और एक चेंज होना चाहिए, जैसे कि 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक। तो यानी कि एक k की वैल्यू हो रही है 1 से लेके n तक, और 1 अपॉन ये क्या हो रहा है, n प्लस k, जहां पे k की वैल्यू हो रही है 1। अब हमको करना क्या होता है, एक टर्म कॉमन निकालना होता है, जिसे कहते हैं 1/n, और 1/n को जब हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वही n/n हमारा काम करता है dx के लिए, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब क्या करेंगे, ये n के टर्म्स को कॉमन ले लेंगे। अब 1/n अगर कॉमन आ गया तो k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n। अब ध्यान से, अगर मैं n को कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, k/n। तो अब ये जो 1/n के साथ जो k होता है ना, उसी को हम रिप्लेस करते हैं x से। मतलब ये जो पूरे टर्म्स होगी उसे हम x से रिप्लेस करते हैं। जैसे ये 1/n है ना, तो 1/n, तो ये जो k/n है हम उसे f ऑफ k/n भी कहते हैं। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो f ऑफ k/n उसे हम x बोलते हैं इंटीग्रेशन में। तो ये चेंज हो जाती है हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब ये जो सम और लिमिट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। अब इसके लिमिट क्या होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट में क्या करना होता है, हमें लिखना होता है यहाँ पे r/n, ठीक है, r/n। अच्छा, r की वैल्यू पहले कहां से स्टार्ट हो रही है, r की वैल्यू पहले कहां से स्टार्ट हो रही है, 1/n। अब अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगी, अगर लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारी फर्स्ट लिमिट क्या होगी, 0। अब लास्ट टर्म क्या है, n, तो अगर n पुट करेंगे तो n/n कितना होता है, 1। अब अगर सपोज यही 2n टर्म होता तो यहाँ पे 2n पुट करते तो n कैंसिल होकर 2 हो जाता। तो ये आपको समझना है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये लिमिट 0 से स्टार्ट होती तो 0/0 तो ऑलरेडी 0 है, मतलब लिमिट अप्लाई ही नहीं करना है, तो भी इसकी वैल्यू सेम होगी। अब ये कहते हैं कि n+1 होगा टर्म, तो भी n+ टर्म में अगर हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो भी 1 होगा। अगर ये n+2 टर्म्स हो जाए तो भी 2 होगा। अगर कोई कहे कि ये 3n टर्म्स है, यानी कि n 3 बार है, यानी कि ऐसे 1 से लेके n तक है, फिर ऐसे 1 फिर और n होंगे, यानी कि 3n टर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3n। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो n कैंसिल होके ये लिमिट 0 to 3, बट यहाँ पे तो ये n तक जा रहा है, ये जो लिमिटिंग वैल्यू वो n तक जा रही है ना समेशन, तो n पुट करेंगे तो n कैंसिल होके 1, तो ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू। ये 1/n dx का रोल प्ले करता है, और जो ये k/n है इसके प्लेस पे हम x लिखते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास 1 + x। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कुछ भी करके 1/n कॉमन लेना है और बाकी सारे एलिमेंट को k/n के फॉर्म में लिखना है। तो जहां पे k/n है उसे हम लोग x से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, log 1 + x, log 1 + x, लिमिटिंग वैल्यू 0 to 1, फिर ये log 2 - log 1 होगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो देयरफॉर ये हमारे पास log 2 आंसर, इसे log 2 भी लिखते हैं या फिर log 2, क्योंकि यहाँ पे ये जो बेस होता है वो e रहता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट मेथड था आज का, जिसमें हमने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड की। तो मेन टॉपिक जो हमारा सम ऑफ सीरीज है वो वैसे आज ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, मैं सोचा था कि आज सारे कवर कर देंगे, बट मुझे लगता है एक लेक्चर और होगा, तो एक काम करते हैं उस लेक्चर में हम सीरीज का देखेंगे, ठीक है। तो बट सीरीज के लिए हम उसमें क्या यूज करते पता है, कि एक तो हमारे पास ऑलरेडी कोई गिवन सीरीज होनी चाहिए, उस सीरीज का यूज करके, जैसे कि कहीं कहीं यही सीक्वेंस दे दिया जाता है कि log 2 की वैल्यू ये गिवन होती है, जैसे इस तरीके से लिखा होता है log 2, और हमें इसका यूज करके यहाँ पे कुछ टर्म्स में चेंजेस होते हैं, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन एडजस्टमेंट करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक तो वो क्वेश्चंस, या फिर e⁻x का, तो एक्सपांशंस का यूज करके, और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीस्कोपिंग सीरीज। अगर आपको टेलीस्कोपिंग सीरीज और एक एक्सपांशन का यूज करते अच्छे से ढंग से यूज करते आ जाए ना एग्जाम में, तो सीरीज के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, उसको काफी अच्छे से हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सीरीज गिवन है,
तो उस सीरीज का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये तो सारे सीक्वेंस थे समेशन के फॉर्म में जिसका लिमिटिंग वैल्यू मैंने निकाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम फाइंड करेंगे, जैसे हम पार्शियल सम्स भी कहते हैं, जिसमें हम एक्सपांशंस का यूज करेंगे, और एक तो टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में होता क्या है, उसमें हम टर्म्स को अरेंज करते हैं और टर्म्स को अरेंज करके बाकी सारे टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं और स्टार्टिंग के और आखिरी टर्म बचते हैं, उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम टेलीस्कोपिंग सीरीज कहते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट करते हैं उसमें हम। तो उसका यूज करके हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज का समेशन फाइंड कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, उसके अलावा कुछ यूज नहीं होता। या फिर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी जैम में आ जाते हैं जो भी ट्रिग्नोमेट्री, बट मोस्टली गेट में और CSIR नेट में सारे प्रॉब्लम सही हो जाते हैं, या फिर आपको ऐसे कुछ वैल्यू गिवन होगी जिसका एडजस्टमेंट करके आपको सॉल्व करना होता है। तो टेलीस्कोपिंग और एक तो हमारा एक्सपांशन का यूज करके एक्सपांशन का डेरिवेटिव लेते हैं, एक्सपांशन का इंटीग्रेट लेते हैं, वही हमारे पास टर्म्स उठा के एग्जाम में दे देता है और हमको लगता है ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, बट वो किसी ना किसी एक्सपांशन के सम होते हैं। और हमें पता है कि कोई भी नंबर के लिए हम एक ऐसा एक्सपांशन सीरीज बना सकते हैं जिसकी वैल्यू वो हमारे उस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं तो प्लीज कमेंट में करें, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको डाउट अगर क्लियर करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे वहां पे आप अपने डाउट बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्या कर वहां पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।